वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती है, क्या क्या जानकारी मिलती है, और रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है, और रासायनिक समीकरण जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम जो है रासायनिक समीकरण में है, जो कि जिसको कि हम लोग फिर दूर करना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे मोम या मोमबत्ती कैसे बनती है। आप सिंपली आई बटन पर टिक करके उसे देख सकते हैं। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसे भी आप सिंपली आई बटन पर टिक करके देख सकते हैं। जीतनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती है, इसको बारीकी से समझने के लिए देखिए सिंपली हम लोग बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के लिए देखिए आपका H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन, O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, एरो बार आपका 2H2O यानी कि जल। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक समीकरण लिए हैं और इससे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो क्या क्या सूचना और क्या क्या जानकारी हमें देता है। देखिए, तो हम लोग तीर के जो बाईं ओर है वो आपका अभिकारक कहलाता है, और तीर के जो आपका दाईं ओर है वो आपका प्रतिफल कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम लोग प्रतिफल और अभिकारक का परिभाषा में सिंपली इसको पढ़े थे और काफी आसान था आपका, है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिकरण में आपका तीर के जो बाईं ओर होता है वो आपका अभिकारक होता है, और जो तीर के दाईं ओर होता है वो आपका प्रतिफल होता है। तो इस चीज की जानकारी हमें किसी भी समीकरण से बड़ा आसानी से मिल जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपका अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है, इसे जो है सिंपली हमारा तीर बता देता है। तीर के जो बाईं ओर है वो आपका अभिकारक होगा, तीर के जो दाईं ओर है वो आपका प्रतिफल होगा। तो एक रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि इसमें अभिकारक कौन है और आपका प्रतिफल कौन है, यानी प्रतिफल की जानकारी मिलती है और आपका अभिकारक की जानकारी मिलती है। आगे जो हमें रासायनिक समीकरण से सूचना मिलती है वह आपका इस प्रकार से है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में आपका देखिए जो अभिकारक है उसके सूत्र या अनुसूत्र क्या है, और जो प्रतिफल के रूप में बना उसका सूत्र या अनुसूत्र क्या है। आपका तत्व होगा तो उसका संकेत होगा, यौगिक होगा तो आपका उसका अनुसूत्र होगा। तो प्रतिफल का जो है आपका संकेत या आपका जो है अनुसूत्र क्या है, इस चीज की भी जानकारी जो है हमें वो आपका रासायनिक समीकरण से मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संकेत की जानकारी मिल रहा है, फिर आपका ऑक्सीजन का संकेत का जानकारी मिल रहा है। प्रतिफल के रूप में आपका जल है, तो यहाँ से जल का जो है हमें अनुसूत्र मिल रहा है। तो रासायनिक समीकरण से हमें सबसे पहले अभिकारक की जानकारी मिली थी, फिर प्रतिफल की जानकारी मिला था, और अभिकारक का सूत्र या संकेत और प्रतिफल का सूत्र या संकेत की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण में जो आपका तीर के बाईं ओर जो अभिकारक होता है, तो अभिकारक में आपका कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, और आपका तीर के जो है दाईं ओर जो आपका प्रतिफल होता है इसमें आपके कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं। तो रासायनिक समीकरण से जो है हमें परमाणुओं की संख्या और अणु की संख्या का भी जानकारी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो अभिकारक के रूप में है, तो यहाँ जो आपको बताए थे समीकरण संतुलित करते वक्त कि यहाँ जो आपका डिजिट लिखा होता है, संख्या लिखा होता है, ये जो है हमारा ये अणु को बताता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा होता है संख्या हमारा, ये हमारा परमाणु को बताता है। ऑक्सीजन में देखिए आपका यहाँ पे जो डिजिट रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका 1 है, तो ये अणु को बताता है, और यहाँ पे जो आपका दाईं ओर जो संख्या है जो नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा नीचे, ये आपका परमाणु को बताता है। तो रासायनिक समीकरण में आपके कितने परमाणु कितने अणु भाग लिए और कितना परमाणु मिलकर कितना अणु बना, अणु और परमाणु की संख्या की भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती है और क्या क्या जानकारी मिलती है, इस चीज को हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं कि किस दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण रहेगा तो आपका तीर के जो आपका बाईं ओर रहेगा वो आपका अभिकारक होगा। तो अभिकारक की जानकारी जो है हमें वो आपका रासायनिक समीकरण से मिल जाता है। तीर के जो दाईं ओर आपका लिखा हुआ रहेगा वो आपका जो है प्रतिफल होगा, तो प्रतिफल की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाता है।
फिर आपका इसमें अभिकारक का सूत्र और संकेत क्या है, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाता है। तीसरा आपका अभिकारक का सूत्र या संकेत की जानकारी, प्रतिफल के रूप में जो पदार्थ भाग लिए हैं उनका सूत्र क्या है, संकेत क्या है, इसकी जानकारी भी जो है हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। तो चौथा हो गया प्रतिफल का सूत्र या संकेत की जानकारी। अभिकारक में जो पदार्थ भाग लिए हैं आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, तो इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। तो परमाणु या अणु की संख्या जो है आपका अभिकारक की ओर और आपका प्रतिफल की ओर दोनों तरफ जो हम लोग को मिल जाता है जानकारी। तो ये सारे जानकारी जो है हमें रासायनिक समीकरण से मिलते हैं। अब इसको हम लोग बारीकी से लिख करके समझते हैं, इसको बारीकी से लिख करके समझते हैं कि इसमें कितने अणु है, कितने परमाणु है, कितना मोल है, किस तरह से इसका द्रव्यमान निकलेगा, ये सारी चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। वीडियो को रोक करके आप सिंपली जो है हमारे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे क्लियर जो आप कॉपी में उतार सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि इसके अणु, परमाणु और सारी चीजों को बारीकी से लिख करके समझते हैं। जैसा कि अभी तुरंत हम लोग सीखे थे कि आपका रासायनिक समीकरण जो है उससे आपका उसके अभिकारक की जानकारी, प्रतिफल की जानकारी, अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, उसके द्रव्यमान और आपका उसका आयतन, ये सारी चीजें जो है हमें रासायनिक समीकरण से जानकारी मिलता है, उससे सूचना मिलता है। तो इसको बारीकी से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ से 2H2 फिर आपका O2 एक बार आपका H2O, यानी कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर आपका जल जो बनाया, इसका आपका संतुलित समीकरण जो है एग्जांपल में लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए H का मतलब कि हाइड्रोजन, तो यहाँ से पता चल गया कि अभिकारक के रूप में आपका हाइड्रोजन है, और दूसरा जो है आपका अभिकारक के रूप में आपका ऑक्सीजन है, और तीसरा जो प्रतिफल के रूप में बना है हमारा H2O वो आपका जल है। तो इसकी सूचना जो है हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। लेकिन ध्यान दीजिए अणु की संख्या, अगर यहाँ से बात करें तो हाइड्रोजन में जो आपका देखिए किसी भी सूत्र या संकेत के जो आपका बाईं ओर लिखा होता है वो आपका अणु की संख्या होता है, और जो आपका सूत्र या संकेत के दाईं ओर लिखा होता है छोटा सा नीचे की ओर हल्का सा, ये जो है आपका परमाणु की संख्या होता है। तो आप यहाँ से बताइए हाइड्रोजन के जो अणु की संख्या है ये आपका देखिए 2 है। लेकिन अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी ऑक्सीजन का जो संकेत है इसके जो बाईं ओर देखिए कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो यहाँ से 1 अणु हुआ। ऑक्सीजन का कितना अणु? 1 अणु। अगर जल के अणु की बात करें तो देखिए H2O जल का सूत्र है, उसके पहले जो है आपका बाईं ओर 2 डिजिट लगा हुआ है, यानी कि अणु की संख्या आपका 2। तो जल के अणु की संख्या कितना हो गया? 2। तो ये सारी चीजें जो है हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो रही है। आगे हम लोग परमाणु की संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका जब 2 यहाँ से अणु हो गया तो 1 अणु में आपके 2 परमाणु, यहाँ से 2 अणु, तो 2 दूनी आपका 4 परमाणु। हाइड्रोजन टोटल कितने परमाणु? 4 परमाणु। आगे देखते हैं आपका ऑक्सीजन का 1 ही अणु है और यहाँ से आपका 2 परमाणु। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। लेकिन अगर आपका यहाँ से बात करते हैं जल में, तो देखिए आपका जल में कितना हो गया? 2 और आपका 2। तो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 परमाणु, और आपका ऑक्सीजन का देखिए 2 जो है कॉमनली यहाँ तक है, तो आपका ऑक्सीजन के 2, तो 4 2 टोटल 6 परमाणु हो गया इसका। 6 परमाणु कुल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिला करके जो है आपका जल में 6 परमाणु हो गए। आगे देखते हैं किसी अणु में, परमाणु में आपका जो पदार्थ की मात्रा होता है उसे हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका 2 अणु तो आपका यहाँ से 2 मोल भी हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका ऑक्सीजन का 1 अणु, तो यहाँ से इसकी संख्या आपका 1 मोल भी हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जल जो है आपका, जल में भी आपके 2 अणु, तो यहाँ से 2 मोल भी हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग जो है रासायनिक समीकरण से इसका जो भार निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु भार, वो भी निकाल सकते हैं। तो आपका हाइड्रोजन का जो है आपका भार जो है वो लगभग 1 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ से देखिए आपका 2 परमाणु है, यानी कि आपका 2 अणु है और आपका 2 परमाणु, टोटल 4 परमाणु हो गए। तो एक जो आपका हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान जो है 1 ग्राम, लगभग 1 ग्राम, और यहाँ से आपके टोटल 4 परमाणु है, तो यहाँ से आपका 4 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा लगभग। ऑक्सीजन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान है वो आपका लगभग होता है आपका 16, लेकिन यहाँ से 2 परमाणु है तो 16 दूनी आपका 32 ग्राम। लेकिन अगर जल की बात करें तो यहाँ से देखिए आपका हाइड्रोजन आपका 2 अणु और आपका 2 परमाणु, इन दोनों मिला के आपका 4 परमाणु, तो आपका यहाँ से
हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम और फिर यहाँ से 4 परमाणु है तो 4 हो गया गुना प्लस। ऑक्सीजन का तो आपका 2 ही है तो 1 ऑक्सीजन का 16 तो आपका 2 ऑक्सीजन 2 परमाणु है तो आपका यहाँ से हो गया 16 दूनी आपका 32। अब दोनों को फाइनली कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से टोटली आपका मिल जाएगा 32 और यहाँ से आपका 4 36 ग्राम। अब देखिए आपका एंटोनी डी लेवोजियर जो कि केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया। एंटोनी डी लेवोजियर ने बताया था कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता, यानी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो इसका भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका तीर के बाईं ओर जो है आपका 32 और यहाँ से आपका 4 तो इधर भी आपका टोटल 36 ग्राम जो है आपका पदार्थ है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद जब आपका जल बन गया, कंप्लीट हो गया, तो इधर भी आपका तीर के दाईं ओर भी आपका 36 ग्राम पदार्थ बन करके रेडी है। तो ये जो है रासायनिक समीकरण जो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसीलिए आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाले वीडियो में बताए थे कि केमिस्ट्री जो है वो हमेशा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण मांगता है। जिस तरह से एक माँ का, दुनिया का हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा नालायक नहीं लायक हो, उस तरह से केमिस्ट्री भी चाहता है कि हमारा हर समीकरण असंतुलित नहीं संतुलित हो। तो यहाँ से देखिए आपका रासायनिक समीकरण से इतने सारी जानकारी, इतने सारी सूचना जो आपका मिलता है। आपका साधारण यानी कि आपका टेम्परेचर और आपका प्रेशर, यानी जो सामान्य आपका STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी वस्तु का जो है आपका किसी अणु का जो आयतन होता है, किसी पदार्थ का जो आयतन होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। यानी कि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी पदार्थ का जो है आपका आयतन यानी जो है आपका वो 22.4 लीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में या आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये काफी रिपीटेड है कि किसी पदार्थ का जो है आपका STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका आयतन क्या होता है, तो वो आपका होता है 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए आपका हाइड्रोजन में 2 अणु है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, यानी कि ये 1 अणु के लिए था ये। यहाँ से ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ से आपका 1 ही अणु है तो यहाँ से आपका हो जाएगा इसका कितना 22.4 और गुना 1 ही होगा ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर जल का बात करें तो यहाँ से इसका भी क्या होगा 22.4 और गुना आपका 2। तो इस तरह से जो है सिंपली आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका आयतन भी निकल गया, फिर आपका इसका परमाणु द्रव्यमान भी निकल गया, फिर मोल की संख्या, परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, पदार्थ का नाम, अभिकारक कौन, आपका प्रतिफल कौन, इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं जो है आपका रासायनिक समीकरण से हमें प्राप्त होता है। वीडियो को रोक करके आप आसानी से व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से अपने कॉपी में हर बात को बारीकी से नोट कर सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप रिपीट करें, दोबारा देखें और चीजों को बारीकी से समझें। अब हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है हमारा केमिकल इक्वेशन, इससे क्या क्या हमें लाभ होता है, यानी कि किस तरह से लाभ प्राप्त होता है हमें रासायनिक समीकरण से। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण अगर आपका लैंग्वेज में लिखा जाता तो आपका लिखने में काफी जगह छेकता है ना, और आपका लिखने में इंक खर्च होता, आपका जगह ज्यादा छेकता तो आपका कागज खर्च होता और लिखने में समय भी तो आपका लगता। और इसका एक प्रॉब्लम था कि आपका मान लीजिए कि भारतीय जो है अगर उसको हिंदी में लिखते तो आपका विदेश वाले जो कि जिसका भाषा फ्रांसीसी है, आपका फ्रांस पढ़ने में दिक्कत होता, फिर आपके इंग्लैंड वाले को दिक्कत होता। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज है, आपका केरल वाले को दिक्कत होता। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका दूर करने के लिए समीकरण बनाया गया था। तो इससे देखिए लाभ क्या होता है। सबसे पहला लाभ तो हो गया आपका कि समय की बचत होती है, कागज की बचत होती है और आपका जो है जगह की बचत होती है ना। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको बारीकी से। रासायनिक समीकरण आपका लिखने से हमें बहुत तरह का लाभ होता है, जिसमें कि आपका हम बता चुके हैं। देखिए अगर रासायनिक समीकरण को हम लोग लैंग्वेज में लिखते तो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम होता, तो लैंग्वेज में जगह भी आपका ज्यादा छेकता। देखिए तो सबसे पहले आपका कागज की बचत, अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते तो ज्यादा जगह छेकता तो कागज आपका बर्बाद होता है ना। और लिखने में आपका समय भी तो लगता, तो समय की बचत हो रहा है कि आपका इतना बड़ा लैंग्वेज में जो हम लोग लिखते समीकरण जो आपका सिर्फ एक ही लाइन में आ जाता है, तो कागज की बचत हो रहा है, फिर आपका लिखने में जो समय लगा उसकी बचत हो रहा है। अच्छा, लिखने में हमारा स्याही भी तो खत्म होता, तो यहाँ से जो है स्याही की भी बचत होता है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और आपका हर देश का लैंग्वेज जो है आपका अलग अलग है।
तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की समस्या वो भी खत्म हो गया। आप जापान का साइंटिस्ट भी अगर कुछ लिखता है तो वो कॉमन अगर आपका रासायनिक समीकरण देगा तो दुनिया के हर साइंटिस्ट समझ पाएंगे, दुनिया का हर स्टूडेंट समझ पाएगा, चाहे उसका रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो। तो रासायनिक समीकरण की वजह से हमारा जो भाषा की समस्या वो भी खत्म हो जाता है, और दुनिया के किसी भी देश का आदमी हो, किसी देश का साइंटिस्ट हो, किसी देश का स्टूडेंट हो, सभी को जो है पढ़ने में आपका काफ़ी सुविधा होता है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो ये सारा जो है आपका लाभ जो है वो रासायनिक समीकरण से हमें प्राप्त होता है। आगे हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से रासायनिक समीकरण में प्रॉब्लम है, और उस सारे प्रॉब्लम को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग रासायनिक समीकरण के उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। जिस तरह से आपका विज्ञान जो है वो आपका लाभदायक भी है और आपका हानिकारक भी है ना। जैसे देखिए, विज्ञान की वजह से आपका अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाया गया, एक से एक मशीन बनाया गया, और उसी टेक्नोलॉजी और उसी मशीन की वजह से हमारा लोग जो है बेरोजगार भी तो हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए गांव का एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। आपका देखिए, पहले जो है जेसीबी के बनने से पहले जो है आपका गांव में जब पोखर खुदाई या तो आपका नहर वगैरह कुछ भी खुदाई का काम आता था, तो मनरेगा के तहत, अलग अलग योजना के तहत जो है पूरे गांव के लोगों को काम मिलता था, और गांव मतलब कि लगभग गांव के हर घर से जो है लोग काम करते थे, और ये आपका महीनों तक काम चलता था, और महीनों तक उसी पैसा से, कमाई से आपका सभी का घर चलता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने के वजह से जो है अब आपका जेसीबी आता है और 1 घंटा में खोद करके चला जाता है। तो जेसीबी जो है टेक्नोलॉजी विज्ञान का वरदान है, जिसके वजह से काम हमारा 1 महीना का काम जो है 1 घंटे में हो गया। लेकिन इसके वजह से जो है आपका लोग जो है आपका 1 महीना जिनको काम मिल रहा था, उसकी वजह से घर चल रहा था, वे लोग बेरोजगार भी तो हो गए। तो इस तरह से प्रकृति की हर चीज में आपका अच्छाई है तो बुराई भी है। तो विज्ञान जो है हमारा वो वरदान है तो आपका अभिशाप भी है ना। तो उसी तरह से जो हमारा रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, इसके लाभ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे हानि भी है, इसका भी एक सीमा है, कुछ कमियां हैं। प्रकृति की कोई भी चीज आपका पूर्ण नहीं है, जैसे विज्ञान आपका पूर्ण नहीं था, सिर्फ लाभ उससे नहीं था या सिर्फ हानि नहीं था, दोनों चीजें हैं। तो आपका रासायनिक समीकरण जो है उससे भी आप में उसमें भी कुछ कमियां हैं, रासायनिक समीकरण में भी कुछ कमियां हैं, और या रासायनिक समीकरण के भी कुछ सीमा है जिसकी सीमा से वो बाहर काम नहीं कर सकता है। पहले इसके कमियों को हम लोग बारीकी से समझते हैं, फिर जो है हम लोग इसके सारे प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, तो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो रासायनिक समीकरण में हमें अभिकारक और प्रतिफल की अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है। पदार्थ जो है अभिकारक के रूप में भाग लिया तो वो किस अवस्था में था, वह ठोस था, द्रव था, गैस था, वो किस अवस्था में था, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। प्रतिफल के रूप में जो पदार्थ बना वो भी आपका किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, जलीय विलीन के रूप में है, किस अवस्था में, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो ये जो है रासायनिक समीकरण का आपका सबसे पहला कमी है कि हमें अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा कमी है रासायनिक समीकरण में कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो है वो आपका संयोग करते समय या तो आपका टूटते समय उष्मा का अवशोषण किए थे, या आपका प्रतिफल बनते समय जो है उष्मा का उत्सर्जन किया गया था। इस चीज की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। यानी रासायनिक समीकरण जो आपका उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है कि रासायनिक समीकरण दो अलग अलग पदार्थ जब मिले थे तो उस समय उष्मा का अवशोषण हुआ था, या जब नया पदार्थ बना तो उष्मा का उत्सर्जन हुआ या अवशोषण हुआ, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण का तीसरा जो आपका कमी है या तो आपका सीमा है वो आपका इस तरह से है कि रासायनिक समीकरण जो है वो किस किस कंडीशन में हुआ, उसकी जो कंडीशन क्या थी, स्थिति क्या थी, उसके टर्म्स कंडीशन क्या थे, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है। कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, कि कुछ अलग से उत्प्रेरक मिलाना पड़ा, क्लोरोफिल था कि नहीं। तो इस तरह से इसके कोई भी टर्म्स कंडीशन, उसका टेम्परेचर क्या था, उसका दाब क्या था, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी कंडीशन जो है आपका दशा जो होता है, यानी उसकी स्थिति का पता हमें नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण की ये तीसरा खामियां है। रासायनिक समीकरण की चौथी खामियां है कि कुछ रासायनिक समीकरण जो है आपका वो विस्फोट के साथ होते हैं, और विस्फोट की कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ शुरू होती है या विस्फोट के साथ खत्म होती है, इसकी कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है।
इस तरह से काफी बारीकी से हम लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण का जो एक सीमा है वहीं तक इससे लाभ है या तो फायदा मिलता है हम लोगों को। इसकी जो कमियां हैं इसको बारीकी से हम लोगों ने पढ़ा, इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा। तो रासायनिक समीकरण से की कमियां जो है उसमें आपका अवस्था की जानकारी हमें नहीं पता चलती है, यानी पदार्थ जो है ठोस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या तो अभिकारक या तो प्रतिफल, किसी की भी अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा हमारा था कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी, यानी पदार्थ अभिक्रिया करते समय ऊष्मा का अवशोषण किया या आपका ऊष्मा का उत्सर्जन किया, इसकी कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडीशन, यानी कि आपका उसका जो ताप क्या था, दाब क्या था, उस समय उत्प्रेरक क्या था, तो किसी भी तरह के कंडीशन या दशा का पता हमें रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है कि अभिक्रिया में क्या क्या हुआ था। और बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ शुरू होते हैं, बहुत सारे आपके विस्फोट के साथ खत्म होते हैं, इसकी कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है इसके इस सारी कमियों को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण का सबसे पहला प्रॉब्लम था कि किसी भी रासायनिक समीकरण से जो है उसके अवस्था की जानकारी हमें नहीं मिल रही थी। इसका सबसे आसान प्रॉब्लम है कि आप जब भी रासायनिक समीकरण को लिखें तो उसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उसको अधिक यूजफुल बनाने के लिए आपका रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक के रूप में पदार्थ भाग लिए हैं उसकी अवस्था, या तो जो आपका प्रतिफल के रूप में पदार्थ बना है उसकी अवस्था, दोनों की अवस्था को आप इंडिकेट कर दें। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में आपका कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में है, तो उस पदार्थ के बगल में जो है आप S डिनोट कर दे। S का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब यानी ठोस। अगर कोई पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है तो द्रव का अंग्रेजी होता है आपका लिक्विड, यानी कि इसको जो है स्मॉल l से इंडिकेट कर देंगे कि वो पदार्थ जो है आपका L। अगर कोई पदार्थ आपका गैस के रूप में भाग लेता है आपका अभिकारक के तरफ या तो प्रतिफल के तरफ, तो उसको जो है हम लोग स्मॉल g से इंडिकेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई पदार्थ अभिकारक के रूप में या तो प्रतिफल के रूप में जलीय विलयन के रूप में भाग लेता है तो वहां से जो है हम लोग उसको AQ यानी कि आपका एक्वस AQ से डिनोट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग पहला प्रॉब्लम जो था कि अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है, तो प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत के बगल में ब्रैकेट में इस सारे डिनोशन को दे करके डिनोट करके हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में लिख करके इसको आसानी से याद कर लें। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। रासायनिक समीकरण का दूसरा खामियां था कि रासायनिक समीकरण में आपका अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, यानी अभिक्रिया के समय वो ऊष्मा का अवशोषण करता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसका पता हमें नहीं चलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण, जैसे मान लीजिए आपका H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन, Cl2 आपका क्लोरीन, दोनों को मिल करके जो आपका ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है HCl। लेकिन ये दोनों जो है आपका ऐसे ही नीचे इसको ठंडा में रख दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, इसको या तो धूप में या तो इसको उष्मा देना पड़ता है, तब जाकर के दोनों मिल करके आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो स्टार्टिंग में मिलने से पहले तो ये आपका उष्मा लिया था, तो वैसे रासायनिक समीकरण जो आपका अभिक्रिया होने से पहले उष्मा को ग्रहण करते हैं तो उसको अभिकारक की तरफ प्लस उष्मा लिख देंगे। लेकिन अगर कोई पदार्थ बनता है और उसमें बाद में उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी बाद में जो है आपका परख नली का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उधर जो है आपका प्रतिफल की तरफ हम लोग प्लस उष्मा लिख देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो इसमें प्लस उष्मा जो है हम लोग अभिकारक की तरफ लिख दिया है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण हमारा काफी उपयोगी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है आपका उष्मा भी तो है, यानी आपका यहाँ उष्मा बढ़ जाता है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर था कार्बन का वो जो है आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ से प्लस उष्मा हम लोग लिखेंगे प्रतिफल की तरफ, यानी कि जो पहला एग्जाम्पल आपका ये वाला ऊपर वाला है, इसमें देखिए उष्मा का अवशोषण किया गया है तब जाके आपका ये पदार्थ बना। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, इसमें उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, तो उष्मा का उत्सर्जन होगा तो प्लस उष्मा हम लोग प्रतिफल की तरफ लिख देंगे, और अगर आपका उष्मा का अवशोषण होगा तो प्लस उष्मा जो है हम लोग अभिकारक की तरफ लिख देंगे। और इस तरह से हम लोग सिंपली जो है रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी और उष्माशोषी दर्शा सकते हैं।
तीसरा प्रॉब्लम था कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो तो इसका पता भी हमें जो है रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है। तो इसका देखिए, इसको उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस की उत्पत्ति होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे जिस गैस का उत्सर्जन होगा उसके सूत्र या संकेत के बगल में हम लोग ऊपर के तरफ एक चिन्ह दे देंगे जो कि उसको इंडिकेट करेगा कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और दुनिया का कोई भी गैस जो है आपका ऊपर की ओर भागेगा, क्योंकि गैस हल्का होता है तो आपका ऊपर की ओर भागेगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में आपका देखिए लिया है Zn यानी कि आपका जिंक, ये आपका H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यही आपका बैटरी में होता है, कार में जितने भी मतलब कि बैटरी उपकरण बनाए जाते हैं सभी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जो बड़ा बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4। तो आपका जब अम्ल और आपका जिंक जब अभिक्रिया करता है तो आपका जिंक सल्फेट बनाता है ना, और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ से देखिए, आपका इस एग्जांपल को हम लोग पिछले वीडियो में भी डील किए थे यहाँ से, कि आपका जब अम्ल और आपका धातु जब अभिक्रिया करता है, ऑब्जेक्टिव है आपके इंट्रेंस एग्जाम, नौकरी वाले एग्जाम में, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका अम्ल और जब आपका धातु ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हमेशा आपका हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखें। तो यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन गैस जब मुक्त हो रहा है तो इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, तीर ऊपर की तरफ दे देंगे और ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति हो रहा है या तो आपका मुक्त हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे नियम जो है सभी को मिला करके रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाया जा सकता है। बहुत सारे रासायनिक समीकरण है जिसके अभिक्रिया कंप्लीट होने के फलस्वरूप आपका अवक्षेप बनता है। हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया का जो विशेषता था, उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे 5 विशेषता होता है रासायनिक समीकरण में, उसमें से आपका था अवक्षेप का बनना। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में अवक्षेप बनता है तो जो पदार्थ आपका अवक्षेप के रूप में नीचे परखनली के तली में नीचे बैठ जाता है, उस पदार्थ के सूत्र या संकेत के बगल में हम लोग तीर का चिन्ह देंगे जो कि नीचे की ओर डिनोट करेगा कि जो है आपका अवक्षेप जो है नीचे की ओर बैठ गया। यहाँ से एग्जांपल देखिए, आपका AgNO3 यानी कि आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड, फिर आपका HNO3। तो यहाँ से AgCl जो है यही हमारा अवक्षेप है और यही जो है आपका वो परखनली के तली में नीचे में आपका बैठ जाता है। तो इसको अवक्षेप को बताने के लिए, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AgCl के जस्ट बगल में नीचे की ओर तीर का चिन्ह दे देंगे, जिससे रासायनिक समीकरण हमारा उपयोगी बन जाएगा। रासायनिक समीकरण के जो कंडीशन होते हैं कि कितने टेम्परेचर पे, किस कंडीशन में, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कंप्लीट हुआ, ये सब की जानकारी भी रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता था और यह एक समस्या था, कमियां था रासायनिक समीकरण का। इसको हम लोग दूर कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपका प्रकाश संश्लेषण का जो है समीकरण हम लिए हैं आपका, तो 6H2O यानी कि आपका जल, फिर आपका 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों पेड़ पौधे जो है जमीन से खनिज लवण और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर के अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज, और आपका बहुत सारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं ठंडा ठंडा, जिसको कि हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपका ये रासायनिक समीकरण जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, और ये जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कंप्लीट होता है। और इसके ये समीकरण जो है आपका, ये अभिक्रिया जो है वैसे पेड़ पौधे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये दो कंडीशन यहाँ से है कि आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वही इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से दो कंडीशन जो है आपका सूर्य का प्रकाश और आपका सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और आपका दूसरा क्लोरोफिल, ये दोनों कंडीशन जो है आपका दशा जो है, इस सारे दशा के जानकारी को हम लोग तीर के ऊपर और नीचे दर्शा देंगे और ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हमारा उपयोगी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, आपका सनलाइट लिख दीजिए, कंडीशन को बता दीजिए कि ये आपका सनलाइट के उपस्थिति में ही होगा, और आपका क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में ही आपका होगा। तो इस तरह से अभिक्रिया का कंडीशन जो कि रासायनिक समीकरण नहीं बता रहा था, कमियां था, तो इस तरह से तीर के ऊपर या नीचे सारे टर्म्स कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, सब कुछ को लिख करके रासायनिक समीकरण को हम लोग आसानी से उपयोगी बना सकते हैं। कुछ जो है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ
एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे आपका बर्फ से पानी बनाया जा सकता है। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ। इस तरह तो आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण था, लेकिन कुछ जो है वैसे रासायनिक अभिक्रिया भी है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस फिर नए पदार्थ को जब गर्म करते हैं या तोड़ देते हैं तो फिर से वही पुराने पदार्थों में टूट जाते हैं। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपका है N2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, आपका H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और जब आपका हाइड्रोजन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो आपका अमोनिया का निर्माण होता है, आपका NH3 अमोनिया। और अगर आपका NH4 रहता तो होता अमोनियम, NH3 अमोनिया, है ना। तो यहाँ से देखिए, आपका जब दोनों को मिलाया जाता है तो अमोनिया बनता है, और इससे पुनः फिर इसको तोड़ करके फिर आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये दोनों को मिलाएंगे तो आपका अमोनिया मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इस चीज को उत्क्रमणीयता को बताने के लिए आपका विपरीत दिशा में तीर का प्रयोग होता है। यानी इधर से तीर मारेंगे ऐसे, और इधर से फिर रिटर्न जो ये प्राप्त होगा तो इसका तीर इस तरह से। तो विपरीत दिशाओं में दोनों तरफ हम लोग तीर मार के इसको डिनोट करेंगे कि ये रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये आपका उत्क्रमणीय है। यानी कि दोनों को मिला के इसको बना सकते हैं और इससे फिर रिवर्स जो है आपका इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्लियर सीख लिए हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या क्या सीमाएं हैं, उन सीमाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ मिलता है, इन सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। देखिए, लॉकडाउन के वजह से जो है बच्चों को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो नवादा में हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे थे, वो सारे बच्चे गांव चले गए और गांव से उन्हें जो है पढ़ाई करना पड़ रहा है। देखिए, लॉकडाउन को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उतना क्षमता आपके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं कि सरकार का स्टे ऑर्डर जो उसको खत्म कर दे। लेकिन हमारे पास इतना कैपेसिटी जरूर है कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ब्लेम करते रहिए सरकार भ्रष्टाचार है, हमेशा लॉकडाउन लगाता है, शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, इस तरह से या तो हमेशा ब्लेम करते करते लॉकडाउन बिता दीजिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि हम ब्लेम करना छोड़ करके इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं, है ना। ऑफलाइन से आपका नहीं को बंद ही है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस को देख करके वैसे बच्चे जो आपका मैट्रिक 22 में एग्जाम देंगे उन्हें वीडियो शेयर करें, और वो भी आपका वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। फिर दूसरे के फोन कॉल पे बात कीजिए कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिर दोनों जो आप कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, उस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से आप लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले साल भी आपका लॉकडाउन था, तो किसी तरह से फॉर्म भरवा ही लेता है, एग्जाम ले ही लेता है। तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला है और आपका फॉर्म भराएगा, सब कुछ होगा ही। तो हम लोग लॉकडाउन क्यों किसी को ब्लेम करें कि सरकार भ्रष्टाचार है, ये है। हम लोग जो है पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और वैसे बच्चे जो 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट बहुत कम आ रहा है। अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका स्पेसिफिक वीडियो बना के हम उत्तर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।